हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं जीवन से तो संबंधित है ही। जीवन के साथ साथ यह एक अच्छा जीवन किस प्रकार से जिया जाए, यानी मनोविज्ञान के अंदर कौन कौन सी बातों को महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए और किन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि एक अच्छा मनुष्य या एक अच्छी लाइफ स्टाइल किन मनोवैज्ञानिक आधारों पर डिपेंड होती है। तो उसी से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं। ह्यूमन लाइफ साइकिल बेस्ड ऑन 4 पिलर्स, यानी जो हमारा जीवन है उसका जो मनोविज्ञान है वो 4 आधार स्तंभों पर टिका हुआ है। ये जो हमारा पूरा जीवन है, ये पूरे जीवन की जो हमारी लाइफ साइकिल है मनोवैज्ञानिक, वो 4 आधार स्तंभों पर टिकी हुई है। कौन कौन से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर। दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। तीसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर। और चौथा स्पिरिचुअल फैक्टर। यानी यदि ये कहा जाए कि जो जीवन का मनोविज्ञान है वो किन 4 आधार स्तंभों पर टिका हुआ होता है। सोशल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और स्पिरिचुअल फैक्टर। यानी हमारा सामाजिक मनोविज्ञान कैसा होना चाहिए, हमारा जैविक मनोविज्ञान कैसा होना चाहिए, हमारा ईश्वर यानी आध्यात्मिक मनोविज्ञान कैसा होना चाहिए, और हमारा जो मनोविज्ञान है जीवन का, वो जीवन के प्रति कैसा होना चाहिए। तो एक गाड़ी 4 पहियों पर चलती है और उन चारों पहियों में उतना ही महत्व प्रत्येक पहिए का है जिसके आधार पर गाड़ी आगे बढ़ती है। यानी पहले पहिए का जितना महत्व है उतना ही चौथे पहिए का महत्व है। ठीक इसी प्रकार जितना दूसरे पहिए का महत्व है, ठीक इसी प्रकार उतना जो है तीसरे पहिए का जो है महत्व होगा। यानी गाड़ी के 4 पहिए यदि थोड़े से असंतुलित हो जाएं, या चारों पहियों में कहीं ना कहीं किसी पहिए में हवा कम हो जाए, या एक पहिया हटा दिया जाए, तो फिर क्या होगा, वो गाड़ी कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं चल पाएगी। तो जीवन की जो गाड़ी है, जीवन की जो लाइफ साइकिल है, वो भी इन 4 पहियों पर, इन 4 आधार स्तंभों पर आगे बढ़ती है, जिसमें हमारे जीवन का सामाजिक मनोविज्ञान, हमारे जीवन का जैविक मनोविज्ञान, हमारे जीवन का स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मनोविज्ञान, हमारे जीवन का मनोवैज्ञानिक जो है मनोविज्ञान कैसा होना चाहिए, कहीं ना कहीं इन्हीं 4 पहियों पर, इन्हीं 4 स्तंभों पर हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो ये जीवन, यानी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जीवन का मनोविज्ञान होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी एक्चुअली होती क्या है, मनोविज्ञान होता क्या है। मनोविज्ञान का सीधा सा मतलब है जो हम फील करते हैं। यानी मनोविज्ञान वो नहीं है जो किताबों में लिखा है, जो लोगों ने अनुभव किया, जो लोगों ने मानसिक अनुभव किया, वो किताबों में लिखा, वो मनोविज्ञान है। यानी मनोविज्ञान समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उसको खुद फील करना पड़ेगा, तब जाकर वो बात किताबों में लिखी जाती है। ठीक इसी प्रकार वह कौन सा बेस्ट, वह कौन सा सुटेबल तरीका हो सकता है जो हमारे जीवन में कभी, जिसे कह सकते हैं कि हर्डल, परेशानियां आए भी तो वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी दूर हो जाएं, या हम उनसे पार पा
पा सके या हम उनको जो है ओवरकम कर सके। कैसे? तो आइए शुरुआत करते हैं कि जीवन का मनोविज्ञान 4 आधार स्तंभों पे टिका हुआ है। हमारा जीवन जिन 4 पहियों की गाड़ी पे चलता है, वही वही जो है मनोविज्ञान, हम कैसे जो है उसको समझने का प्रयास करें, कैसे जो है हम उस मनोविज्ञान में कौन सी महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान रखें, इन्हीं चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस जीवन की गाड़ी को इन मनोविज्ञान के 4 पहियों पे, 4 आधार स्तंभों पे आगे बढ़ाते हुए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला बिंदु लिखा हुआ है सोशल फैक्टर, यानी ये जो सोशल फैक्टर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। अब इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक वर्ल्ड क्लास की एक एजेंसी है, वैश्विक सर्वे, और उसके द्वारा दिया गया एक आंकड़ा है कि दुनिया में जो 52% लोग हैं वो बर्न आउट के शिकार हैं, बर्न आउट के शिकार हैं। कहां पर? अपने कार्यस्थल पे या अन्य जगह या अपने जीवन में। ठीक इसी प्रकार नामी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल इलनेस के द्वारा भी एक आंकड़ा दिया गया कि जो हमारा जीवन है वो 70%, हमारा जो जीवन है वो जीवन 70% हमारा जो जीवन है वह सोशलाइजेशन पर निर्भर करता है। सोशलाइजेशन पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बात कही गई है मनोविज्ञान में, जिन लोगों का सोशलाइजेशन अच्छा होता है, जो लोग स्कूल में सब लोगों से बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मित्रता सभी लोगों से होती है। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बात करते हैं, कहीं कोने में बैठे रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में, वो सब लोगों से खूब बातचीत करते हैं। तो कहा गया है सामाजिक मनोविज्ञान में, जिनका सोशलाइजेशन अच्छा होता है, जो शुरू से ही सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में ठीक ठाक उनका जीवन रहा है, वो व्यक्ति सफल ज्यादा होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह कहा गया है, जिनका सोशलाइजेशन ज्यादा होगा उनका ईक्यू भी ज्यादा होगा। तो यहां पर मैं दूसरा बिंदु कहने का यह प्रयास करूंगा, जिनका सोशलाइजेशन ज्यादा होगा, यानी जिसका सामाजिकरण ज्यादा होगा, सोशलाइजेशन जिनका ज्यादा होगा, सोशलाइजेशन जिसका ज्यादा होगा, उसका ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज्यादा होगा। यहां पर यह बात कहने की प्रयास किया जा रहा है कि जो व्यक्ति ज्यादा समाजीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, इनका सोशलाइजेशन ज्यादा हो जाता है, वो व्यक्ति जीवन की मुसीबतों को, जीवन की समस्याओं को सामना करने के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत या ज्यादा अच्छे तरीके से वो सामना कर पाते हैं। लेकिन वही जिनका सोशलाइजेशन अच्छा नहीं रहा है, वो थोड़ी सी परेशानियों में डगमगा जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है वो विपरीत आने पर कहीं ना कहीं उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो खराब होने लगता है। तो 70% हमारे जीवन में सोशलाइजेशन का महत्व बताया गया है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विद्वानों के द्वारा। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो मैंने आपसे कहा कि दुनिया के 52% जो है लोग वो बर्नआउट का शिकार है, और ये आंकड़ा और भी बढ़ता जा रहा है कि बर्नआउट से एक शब्द और इससे आगे मैं बोलने के प्रयास करूंगा कि एंजाइटी का भी शिकार हो रहे हैं। यानी दुनिया में बहुत तेजी से एंजाइटी बढ़ती जा रही है। दुनिया में लगभग हर दूसरा चौथा व्यक्ति जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो एंजाइटी का शिकार होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है शिकार? क्या ऐसी समस्याएं हैं, क्या ऐसी परेशानी है कि हर व्यक्ति मानसिक अवसाद में जा रहा है? पहले तो
ये सारी समस्याएं इतनी नहीं थी, और हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित दिखाई दे रहा है, एंजाइटी में दिखाई दे रहा है, अवसाद में दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा महत्वपूर्ण कारण, क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कारण वही है कि हमने धीरे 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 सोशलाइजेशन को कम कर दिया है। पहले दादा दादी नाना नानी से लेकर और समाज के कई संबंधों के बीच में जो है वो बच्चा पलता था, वो बालक आगे बढ़ता था। लेकिन धीरे धीरे फेसबुक, सोशल मीडिया की दुनिया आई, और धीरे 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 न्यूक्लियर फैमिलियों का प्रचलन बढ़ा, तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कम होती गई। और वहीं जैसे जैसे सोशलाइजेशन कम हुआ, वैसे वैसे कहीं ना कहीं मानव के मानसिक स्वास्थ्य पर और शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, विपरीत असर पड़ा है। तो मेरा पहला बिंदु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फर्स्ट पॉइंट है सोशल फैक्टर, उसमें पहला बिंदु जो है वो हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, सोशलाइजेशन। अब जिसके पास समय है, यानी जिसकी उम्र कम है, 15, 16, 20 साल, तो वो अपनी सोशलाइजेशन को और अच्छा कर सकता है। और मान लीजिए इससे कोई ज्यादा उम्र वाली स्थिति है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में फिर से जो है कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति जीवन में ज्यादा सफल हुए हैं। यानी यहां पर दो बातों को समझना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति वो क्लास में बहुत इंटेलिजेंट रहा होगा, लेकिन उसका सोशलाइजेशन उतना अच्छा नहीं रहा होगा। वही दूसरा व्यक्ति जो क्लास में कम इंटेलिजेंट रहा होगा, लेकिन उसका सोशलाइजेशन बड़ा अच्छा रहा होगा, उसको सबसे घुल मिल के बात करता होगा, सबसे जो है हंस के बात करता होगा, सबसे जो है वो बैठकर जो है बात करता होगा, सभी लोगों से उसकी पटती होगी, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जीवन की यात्रा में ज्यादा सफल होते हैं। ये बात ठीक है कि जो व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए और बहुत अच्छा जो है पद प्राप्त कर लिया, नौकरी प्राप्त कर ली, जॉब प्राप्त कर ली। लेकिन यदि सोशलाइजेशन अच्छा नहीं हुआ है, तो आगे जाकर थोड़ी सी परेशानियों में चीजें बिखरने लगेंगी, थोड़ी सी परेशानियों में। और ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक प्रकार से जो एक होती है बाहर की लाइफ और एक होती है पारिवारिक लाइफ, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि सोशलाइजेशन की प्रक्रिया जो है यदि कम रही है, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या बढ़ती है। जैसे मैं एक आपसे एक बात कहने का प्रयास करूंगा, जैसे कुछ रिसर्च थ्योरी में ये कहा गया है, जैसे जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति है, बहुत बड़े बड़े वो हैं, तो कहा गया है कि उनका कहीं ना कहीं जो है उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से मानसिक तनाव या अवसाद उनमें ज्यादा देखा गया है। और इन सारी बातों को इनसे ही जोड़कर कहीं ना कहीं रखने का प्रयास किया गया। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और वो बहुत सारी चीजें हैं कि भाई किस प्रकार से क्यों जो है बड़े बड़े उद्योगपति और बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़े जो इसे कह सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं इनका बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा जो है वो टर्नओवर है, या एक बहुत बड़े जो है कहीं ना कहीं बिजनेसमैन है, तो कहीं ना कहीं वो उस पर भी जो सर्वे हुए तो उस पर भी बहुत सारी बातें कही गई। उनको भी हम लोग कभी किसी दिन और डिटेल में लेके आएंगे, लेकिन ये भी एक बात जो है मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। दूसरी बात कि सोशलाइजेशन फैक्टर में इस बात का विशेष रूप से याद ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार हम सोशलाइजेशन में अपने आप को बेहतर कैसे करें। तो पहली बात तो ये कि जीवन का मनोविज्ञान ये कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसे समाज में ही रहना है। या तो वो संन्यास लेके हिमालय चला जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज समाज जो है मरने तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी समाज का मतलब जो भी व्यक्ति हमारे आसपास के वातावरण में स्थित है। तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत समाज कभी पीछे नहीं छूटने वाला है। तो जितना हो सके वो जो इसे कहते हैं एक इकोसिस्टम, जो एक एंट्रोपी है, वो जो एक एक इकोसिस्टम है, वो समाज के साथ साम्य कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ बनाने का जरूर प्रयास किया जाए। यह पहला बिंदु जो है वह इस जीवन के मनोविज्ञान में ये बात कही जाती है, सोशलाइजेशन फैक्टर। दूसरी चीज इसी में ही आती है मिरर टेक्निक। तो मिरर टेक्निक को मैं
इस वाले पॉइंट में साइकोलॉजिकल फैक्टर में बताने का प्रयास करूंगा। यानी सोशलाइजेशन में हम किनके बीच में बैठे, किनके बीच में संवाद करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है, जो मैं इस वाले पॉइंट में बोल देता हूं अभी, कि एक शब्द आता है मिरर टेक्निक। एक शब्द जो है वो लिखा जाता है मिरर टेक्निक। कौन सा शब्द? मिरर टेक्निक। मिरर जो है वो टेक्निक। अब मिरर टेक्निक क्या होती है? यानी सोशलाइजेशन के ही इसी बिंदु में ये कहना चाहूंगा कि किन व्यक्तियों के साथ बैठना चाहिए, किन व्यक्तियों के साथ जो है वो बातचीत करनी चाहिए। हर किसी से तो ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के साथ बैठकर जो है वो बातचीत करते हुए और सुबह से लेकर शाम तक जो है वो टाइम को वेस्ट किया जा रहा है। सोशलाइजेशन में यह बात कही गई है, ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठना है जो क्या हो, मानसिक रूप से काफी क्षमतावान हो, विद्वान हो, या जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से पॉजिटिव हो। तो कहते हैं कि हमारे शरीर में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर का मतलब दर्पण, आईना। हम जिस व्यक्ति से बात करते हैं उस व्यक्ति की बातों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं, वो बातें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं। तो मिरर जो न्यूरॉन्स होते हैं, इसे मिरर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यदि आपकी संगत अच्छे लोगों में होगी तो वो जो मिरर न्यूरॉन होंगे वो उनको कॉपी करेंगे जो पॉजिटिविटी होगी। लेकिन वही यदि नेगेटिव मानसिकता वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो वो जो मिरर न्यूरॉन है, वो जो मिरर टेक्नोलॉजी है, वो हमारा दिमाग किसको कॉपी करने का प्रयास करेगा? उस नेगेटिविटी को। तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में यह बात याद रखना बहुत जरूरी है, किसके साथ उठना बैठना है? जो पॉजिटिव हो, जो शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे हो? स्वस्थ हो। तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। इस पे विशेष रूप से फोकस करना है और इस बात पे भी विशेष रूप से ध्यान देना है कि सोशलाइजेशन किसके साथ। क्योंकि कहा जाता है स्कूल में बच्चा या कॉलेज में बच्चा बहुत जल्दी बिगड़ता है, और बिगड़ने के पीछे मूलभूत जो कारण है, यानी 70% से बड़ा कारण सोशलाइजेशन ही माना गया है। यानी हम यदि गलत व्यक्तियों के साथ हमारी संगत है तो जल्दी बिगड़ेंगे, और अच्छे व्यक्तियों के साथ संगत है तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल आपको देने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए हम बहुत विद्वान हैं, कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है, लेकिन वो अपने से कमतर स्तर वाले लोगों के बीच में बैठेगा तो वो तो विद्वान हो जाएंगे, लेकिन वो जो विद्वान व्यक्ति है वो बहुत जल्दी ही कमतर व्यक्तियों के लेवल वाला उसका दिमाग हो जाएगा। यानी इसको मैं दूसरी प्रकार से समझाने का प्रयास करूं कि एक विद्वान व्यक्ति और कुछ बहुत संकीर्ण या छोटे मानसिकता वाले लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, तो वो जो व्यक्ति है छोटे स्तर वाले, वो विद्वान बन जाएंगे, लेकिन वो जो विद्वान है वो निश्चित रूप से उसके, क्योंकि मिरर टेक्नोलॉजी उसमें भी काम करेगी, इसमें भी काम करेगी, तो वो जो विद्वान व्यक्ति है वो निश्चित रूप से संकीर्ण और छोटी मानसिकता वाले व्यक्तियों के साथ बैठकर उसका दिमाग वो न्यूरॉन और वो मिरर टेक्नोलॉजी, वो मिरर न्यूरॉन्स जो है उसके अंदर आने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है, यानी आचार्य चाणक्य से लेकर वेदों से लेकर अनेक चीजों में कहा जाता है कि हमेशा संगत या फिर सोशलाइजेशन ऐसे व्यक्तियों के साथ हो जो कैसे हो, थोड़ा हमसे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब वो सकारात्मक हो और विद्वान हो। विद्वान कुछ हमसे ज्यादा विद्वान हो तो निश्चित रूप से यही बात जो है बिजनेस साइकोलॉजी में भी कही जाती है, यदि आप अपने से अमीर व्यक्ति के साथ बैठते हो तो एक दिन आप अमीर जरूर बन जाओगे। अब ये कितना सत्य है क्या नहीं है, लेकिन बिजनेस साइकोलॉजी में भी ये एक बात कही जाती है। और यदि आप अपने से गरीब व्यक्ति के साथ बैठोगे तो वो गरीब तो अमीर बन जाएगा, आपकी बराबरी पे आ जाएगा, लेकिन आप बहुत जल्दी जो है उसकी बराबरी पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब मिरर जो न्यूरॉन होते हैं वो हमारे अंदर दिमाग में होते हैं, वो क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति की जो बातें हैं उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। इस चीज को हमको विशेष रूप से समझना है। तो सोशल फैक्टर में हमने
ये बात कहने का प्रयास किया। और एक चीज और, ये जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था अल्बर्टो अल्बर्टो और बांडुअर। तो अल्बर्टो क्या कहते हैं, इसी में ही सोशलाइजेशन फैक्टर में अल्बर्टो क्या कहते हैं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्बर्ट। तो अल्बर्ट क्या कहते हैं, उनको हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। सोशलाइजेशन फैक्टर में एक व्यक्ति है जिनका नाम है अल्बर्ट बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा। ये कहते हैं, ये बात कहते हैं अल्बर्ट बांडुरा कि यदि आप 40 किताबें पढ़ते हो, 40 जो हैं वो बुक किताबों का अध्ययन करते हो, 40 किताबों का अध्ययन करते हो और 5 मिनट किसी विद्वान व्यक्ति की संगत में रहते हैं, संगत में रहते हैं, तो कहते हैं कि 40 किताब पढ़ने के बराबर 5 मिनट किसी विद्वान के सामने बैठना, 5 मिनट किसी विद्वान की बातें सुन लेना 40 किताबों से बढ़कर है। यानी 5 मिनट यदि किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास बैठा जाए, वो 50 किताबें, 40 से ज्यादा किताब पढ़ने के ज्ञान के बराबर है। यह बात, इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता है सोशलाइजेशन में कोई दूसरी हो सकती है। इससे बड़ी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती है सोशलाइजेशन। यानी इतनी बड़ी बात एल्बर्ट बांडुरा ने कहा है कि हम यदि 5 मिनट किसी विद्वान के साथ बैठते हैं, वो 40 से ज्यादा किताब पढ़ने के ज्ञान के बराबर है। तो मुझे लगता है जो मिरर न्यूरॉन्स हमारे अंदर होते हैं और ये जो मिरर जो साइकोलॉजी होती है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है बच्चों में और फिर आगे के वो लोग जो जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। तो मैंने जैसे 2-3 उदाहरण दिए कि एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति। दूसरा उदाहरण दिया, एक अमीर व्यापारी और दूसरा गरीब व्यापारी। तो अमीर व्यापारी गरीब व्यापारी के साथ बैठेगा तो गरीब अमीर हो जाएगा, लेकिन अमीर जो है ज्यादा संभावना यह है कि वो उसके लेवल तक आ जाएगा। यानी ये जो मिरर, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो सामने वाले को कॉपी करते हैं। तो सोशलाइजेशन में इतनी बात हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जीवन का जो मनोविज्ञान है वो 70% से ज्यादा सोशलाइजेशन से बनता है, 70% से ज्यादा समाजीकरण से। और जिसका समाजीकरण अच्छा हुआ है वह परेशानियों में, कष्टों में, जितने भी बड़े जीवन के हर्डल आएंगे उनको हंसते हंसते सहते हुए आगे बढ़ जाएगा, बशर्ते सोशलाइजेशन अच्छा हो। यह मनोविज्ञान इस बात को कहता है। दूसरी बात पर आए तो दूसरी बात कही गई है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो चलिए बायोलॉजिकल फैक्टर को समझने का प्रयास करते हैं। यानी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उस पर बायोलॉजिकल फैक्टर का क्या असर पड़ता है। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब यह है कि हमारे दिमाग में कई प्रकार के प्रोटीन्स, न्यूरॉन्स होते हैं और उनके लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, यानी उनके लिए हमें खाना चाहिए। तो उसके लिए कहा गया कि एसिटल कोलिन, यानी एक कहा जाता है कि ब्रेन के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी होता है। अब मैग्नीशियम किससे मिल सकता है, तो मैग्नीशियम बहुत, जैसे केला है, बनाना है, उससे मैग्नीशियम मिल सकता है। मैग्नीशियम किससे मिल सकता है, तो जो डार्क चॉकलेट आती है, कोका, जो डार्क चॉकलेट आती है उसमें मैग्नीशियम मिल सकता है। तो मैग्नीशियम की डाइट ली जाए, कैल्शियम की डाइट ली जाए और कोलिन, तो कोलिन की डाइट ली जाए। हालांकि मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद शाकाहारी हूं, लेकिन मनोविज्ञानी ये बात कहते हैं कि अंडे खाना चाहिए। ना तो मैं अंडे खाने का मैं समर्थन नहीं करता हूं और ना ही मैं अंडे खाता हूं, लेकिन मैं ये थ्योरी के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार ये बात कहने का प्रयास करता हूं कि अंडे खाने की सलाह देते हैं मनोवैज्ञानिक। उसपे कोलिन नाम का प्रोटीन होता है जिससे हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव मोड में बना रहता है। यानी कहा जाता है जो
लोग ये नहीं खाते हैं उनका फोकस कम बनता है, जो लोग ये ज्यादा खाते हैं उनका फोकस ज्यादा बनता है। ठीक है, इसके अलावा मछली में भी कहा गया है खाने की सलाह दी जाए, तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मैं इन चीजों से दूर रहता हूं। लेकिन मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि उसमें ओमेगा फैटी 3 एसिड होता है, वो कहीं ना कहीं दिमाग के लिए, तो वो बातें अपनी जगह हैं। हालांकि शाकाहारी चीजों से भी ये सारी बातें मिल सकती हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में हमें कौन कौन से इस प्रकार के आहार लेने चाहिए, इस प्रकार का न्यूट्रिशन लेना चाहिए जिससे जो हमारा ब्रेन है वो हमेशा फोकस और एक्टिव बना रहे। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है मिनरल्स की, खनिज की। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है प्रोटीन का। तो इसके लिए जो है कैल्शियम, कोलिन, मैग्नीशियम और कई प्रकार के जो है, यानी प्रोटीन्स में कई प्रकार की चीजों को सलाह दी जाती है। यानी ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है दिमाग को मजबूत और फोकस रखने के लिए। यानी आपकी डाइट क्या है, कौन सी डाइट पे जो है आप अपने दिमाग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और इसमें यही बात कही गई है कोलिन की, यानी कहा गया कि रोज जो है वो एक खाना चाहिए। अब वो एक अलग बात है, लेकिन फलों में भी कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, अन्य चीजों में भी मिनरल्स होते हैं, अन्य प्रकार के जो जैसे कह सकते हैं सॉल्ट होते हैं उनमें भी मिनरल्स होते हैं। तो ब्रेन के लिए जो महत्वपूर्ण है वो कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक इसमें साइकोलॉजिकल में हम एक चीज और पढ़ेंगे, एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स क्या होती है, इसको जो है बायोलॉजिकल में हम एक फैक्टर और पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल में हम लोग इसमें एक फैक्टर और पढ़ेंगे, एपिजेनेटिक्स। बायोलॉजिकल में हम एक फैक्टर और पढ़ेंगे जिसका नाम है एपिजेनेटिक्स। बायोलॉजिकल में हम एक फैक्टर और पढ़ेंगे जिसे हम कहा एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स। अब ये एपिजेनेटिक्स क्या होती है? एपिजेनेटिक्स जो है कि हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं। एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी जन्मजात रूप से या जेनेटिक रूप से कोई समस्या है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। जीन जो है उसमें कोई समस्या है, तो एपिजेनेटिक्स के माध्यम से अब ये जो थ्योरी सामने आ रही है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट किया कर सकते हैं जिससे ये जो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर है ये अच्छा बन सकता है। जैसे इसमें रेसेस आ जाएंगी, नस्ल आ जाएंगी, और जितने भी मैंने अभी मिनरल्स के नाम लिए ये आ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं इन चीजों को भी ध्यान में रखकर एपिजेनेटिक्स के माध्यम से हम अपना बायोलॉजिकल फैक्टर बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये नई रिसर्च में ये कि आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं। अब तीसरा आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर मनोविज्ञान में बहुत सारी ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जैसे अभी एक मिरर टेक्निक की मैंने बात की, ठीक इसी प्रकार एक और टेक्निक होती है चंकिंग टेक्निक। अब ये चंकिंग टेक्निक क्या होती है? ठीक इसी प्रकार चंकिंग टेक्निक के अलावा एक और जो है सिल्वा मेथड, एक और टेक्निक होती है सिल्वा मेथड चंकिंग टेक्निक। तो कहने का मतलब यह है, ये वो तकनीक हैं जिनके माध्यम से हम एमेगडाला जो है वो कहीं ना कहीं हमें डर और हमें तनाव की ओर ले जाता है। लेकिन इन तकनीकों के माध्यम से हम अपने अल्फा न्यूरॉन ब्रेन्स को क्या कर सकते हैं, एक्टिव मोड में ला सकते हैं। और जब अल्फा न्यूरॉन एक्टिव मोड में आते हैं, अल्फा न्यूरॉन यानी हमारे दिमाग में कई प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो उसमें जो अल्फा होंगे तो हम
फोकस हमारा अच्छा रहेगा, हम लोग सोचने पर, यानी इसे कहते हैं सॉल्यूशन पे कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल में कई सारी मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। चंकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वा मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार मिरर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन सब का मूल पर्पस क्या है? एमेगडेला को डाउन करना और रेटिकुलम एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएसी, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसको यानी जो हमारा फोकस बढ़ाए, जो सॉल्यूशन दे, जो आइडिया दे। और कहा जाता है कि जो 24 घंटे होते हैं उसमें दो ऐसे टाइम होते हैं जब दिमाग में अल्फा न्यूरॉन वेव्स ज्यादा होते हैं, रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद। तो जब भी आपको आइडियाज या कहीं कोई सॉल्यूशन पे पहुंचना हो तो रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद, जब आपके अल्फा न्यूरॉन वेव्स दिमाग में ज्यादा हो। अल्फा न्यूरॉन वेव्स कब ज्यादा होंगी? रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। उस समय जो है वो एक प्रकार से कंसंट्रेट करके, फोकस करके जो भी प्रॉब्लम है उसको एक पन्ने पर लिखना है, जिसके माध्यम से सॉल्यूशन और आइडियाज जो है वो हमारे दिमाग में आते जाएंगे। क्योंकि जो हमारे दिमाग में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसी के ही पास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। और यदि वो एक्टिवेट हो गया तो फोकस और सॉल्यूशन लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। तो साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा फैक्टर होता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए। और लास्ट है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल फैक्टर सिर्फ इसलिए कि आगे जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा। आध्यात्म व्यक्ति अपने जीवन में क्यों? आध्यात्म एक तो यह है कि हमारे ऊपर किसी का सहारा है, हमारे ऊपर किसी का हाथ है। और स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं आप एक नियम से जुड़े होंगे। यानी आप यदि हिंदू हैं तो रोज मंदिर जाएंगे या हर शनिवार मंगलवार को जाएंगे। मुसलमान होंगे तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे। क्रिश्चियन होंगे तो वहां पर चर्च में प्रेयर करने जाएंगे। सिख होंगे तो गुरुद्वारे में जाएंगे। तो कहने का मतलब कि ये जो स्पिरिचुअल फैक्टर होता है, जो आध्यात्मिक जो घटक होता है, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें हमें संतोष मिलता है, इसमें हमें यह मिलता है कि हमारे ऊपर भी एक ऐसी शक्ति है जो हमारा ध्यान रख सकती है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बिहेवियर को 100% परफेक्शन की ओर ले जाने के लिए इसका भी इतना ही महत्व है जितना कि इसका महत्व है। यानी स्पिरिचुअल फैक्टर को लोग भूल जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा जो आस्तिक हैं वो भी और जो नास्तिक हैं वो भी, क्योंकि जो नास्तिक हैं दरअसल वो भी आस्तिक हैं। नास्तिक वो इस बात के लिए क्योंकि उनका विश्वास है कि ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा इत्यादि नहीं है। जो व्यक्ति नास्तिक है उसका विश्वास अडिग है, किसी पर उनको भरोसा नहीं है। तो आखिरकार वो भी तो एक विश्वास है। तो नास्तिक भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली आस्तिक ही होता है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हालांकि हम मान के ये चलते हैं कि 90% जो है लोग आस्तिक होते हैं, तो स्पिरिचुअल फैक्टर जो है वो जीवन में होना बहुत जरूरी है। खासकर हमारे मनोविज्ञान को 100%, यानी मैं ये कहूं कि 99% जो चीजें पूरी हो जाती है, लास्ट में वो 1% जो है वो इससे पूरा होगा। यदि मैं ये कहूं कि ये स्पिरिचुअल क्यों जरूरी है, क्योंकि अंत में आपको कोई चीज टोटलिटी में एक रिजल्ट पे पहुंचना है, अपनी लाइफ जीवन को आगे बढ़ाना है। और कोई भी परेशानी, यानी जिसे कह सकते हैं कि तनाव है, एंजाइटी है, ये सब चीजें कम से कम, ये सब चीजें जीवन में हर्डल कम से कम आए भी तो बहुत जल्दी इनको ओवरकम कर दें, उसके लिए पूरा गेम साइकोलॉजी का है। और वो साइकोलॉजी का 99% 99% इफेक्ट करता है ये 1% स्पिरिचुअल फैक्टर। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आध्यात्म की तरफ थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं उसमें ईक्यू और डेवलप हो जाता है। और चीजों को टोटलिटी में बांधने में, यानी कोई भी चीज एक प्रकार से टोटलिटी में कि हाँ ठीक है, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं किसी का हाथ है, हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं हम किसी की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं हम जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से
हमसे जो बड़ी शक्ति है वो हमारा ध्यान रखे हुए है, तो उससे क्या होता है, एक संतोष मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है, दूसरा क्या है, नियमबद्ध तरीके से व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। तो स्पिरिचुअल फैक्टर 99% को पूरा करता है। 99% जो जीवन में हमारी चीजें हैं उसको ये 1% जो है वो कंप्लीट करता है। यानी ये कंप्लीट तब तक नहीं हो पाएगा जब तक व्यक्ति जीवन में आस्तिक या नास्तिक नहीं होगा, स्पिरिचुअल नहीं होगा। तो आज मैंने आपके सामने ये द ह्यूमन लाइफ साइकिल बेस्ड ऑन 4 पिलर, मनुष्य का जीवन किन 4 पहियों की गाड़ी पर आगे बढ़ता है, जिसमें सामाजिक फैक्टर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बायोलॉजिकल फैक्टर का, क्या खाते हैं, कौन सा आहार लेते हैं। यदि मान लीजिए कोई सूर्य का प्रकाश नहीं ले रहा है तो विटामिन डी के माध्यम से कार्टिसोल यानी डोपामीन, अब कार्टिसोल ज्यादा होगा तो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगा, और डोपामीन मान लो रिलीज नहीं होगा तो व्यक्ति जो है कभी खुशी नहीं होगा। तो कहते हैं हार्मोन्स, गट, और कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा दिमाग का आहार है, दिमाग का जो भी भोजन है, वो सब मिनरल्स और प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। और वो चीज यदि ना मिले तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ईक्यू और ईआई में एक बार फिर वो पीछे हो जाएगा। भय, चिंता, तनाव उसके ऊपर हावी होने लगेंगे। तो ये फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें गट के बारे में किसी दिन और डिटेल में कहूंगा कि गट फैक्टर क्या महत्वपूर्ण है, यानी इसका संबंध पेट से होता है। तो पेट का संबंध दिमाग से कितना इंपॉर्टेंट होता है, इस पे भी किसी दिन चर्चा करूंगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर में मैंने आपसे कहा बहुत सारी ऐसी तकनीक है जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और साइकोलॉजिकल रूप से हम एक परिपक्व और मजबूत व्यक्ति बन सकते हैं। और चौथा जो है स्पिरिचुअल फैक्टर, मैंने कहा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन की 99% चीजें तब पूरी होंगी जब ये एक फैक्टर आपके जीवन में होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने पढ़ने का प्रयास किया कि ह्यूमन लाइफ साइकिल, ये जो साइकोलॉजी है मनुष्य के जीवन की, उस मनुष्य के जीवन की साइकोलॉजी के कौन से 4 पहिए, कौन से 4 आधार स्तंभ हैं जिस पर हमारा जीवन आगे निरंतर सही तरीके से आगे बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग इसके डिटेल में कुछ अन्य जो है, यानी इसकी कुछ तकनीकों पे अन्य जो है किसी दिन क्लास फिर से लेकर आएंगे, इस पे कुछ और नई चीजें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की।